आज तक उनको इसमें अभी तक उनको अधिकार नहीं मिल पाया है। कई राज्यों ने अच्छा काम किया, कई राज्यों ने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन हमारे सरकार के अधिकारियों ने फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए 3 जनरेशन का 75 साल का एक प्रक्रिया तय कर दी है, जो कि मैं समझता हूं अनुचित है। अधिकांश फॉरेस्ट ड्वेलर्स को उसमें पट्टे रिजेक्ट हो रहे हैं, जबकि उनको जबरदस्ती हटाया जा रहा है। इसलिए मेरी आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को, कि जब तक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के जितने भी केसेस सेटल ना हो जाएं, उस क्षेत्र में कोई एफोरेस्टेशन का काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने फॉरेस्ट स्टेट अथॉरिटी को कोई अधिकार नहीं दिया है। जितने भी अधिकार है वो सब नेशनल अथॉरिटी को दिया है। सारा प्रस्ताव बनेगा राज्यों में, जाकर केंद्र में पहुंचेगा। पूरे देश के सारे कितने योजनाएं आएंगी, कैसे उसका क्रियान्वयन कर पाएंगे, कैसा उसका मंजूरी दे पाएंगे। मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि इस पर आप पुनर्विचार करें और उसमें स्टेट अथॉरिटी को भी मंजूरी का अधिकार दें। मेरा स्वयं का अनुभव ये रहा है माननीय सभापति महोदय, कि प्लांटेशन जहां जहां भी आपने किए हैं असफल हुए हैं। बाहर की प्रजातियों का आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन जितने भी मेरा अनुभव ये रहा है, अधिकांश प्लांटेशन जंगलों में जो हुए हैं वो असफल हुए हैं। लेकिन यदि चरागाह पर अगर फ्री ग्रेजिंग आप रोक दें और ऑल्टरनेटिव एरियाज को ग्रेजिंग के लिए लेते हैं, तो जंगल में पुनर्जीवित होने की अपार क्षमता है। रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट टेक्स प्लेस फास्टेस्ट रादर देन प्लांटेशंस। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि सबसे पहले अगर आप अपने योजनाएं बनाएं तो उसमें इस बात का प्रतिबंध करें और आदिवासियों को, जंगल में रहने वाले लोगों को इस बात के लिए तैयार कराएं कि कंपार्टमेंट्स बना दें कि ऑल्टरनेट ग्रेजिंग होगा। इस कंपार्टमेंट में इस साल ग्रेजिंग हो, अगले साल दूसरे में हो, ताकि रीजनरेशन का वहां मौका मिलता रहे। मेरी आपसे यह भी प्रार्थना है कि 42,000 करोड़ रुपए आप राज्यों को दे रहे हैं। उन 42,000 करोड़ जो राशि है, उसमें यदि आप रोजगार को ज्यादा महत्व देंगे तो उचित होगा। मेरी ये धारणा है और मेरा ये शक है कि अधिकांश राशि जो है अधिकारियों को वेतन बांटने में खर्च की जाएगी, और इसमें 10% जब नेशनल अथॉरिटी के पास पैसा रखा गया है, तो ये नेशनल अथॉरिटी के पास 10% पैसा रखने की आवश्यकता क्या है? यहां कौन सी योजना आपकी नेशनल लेवल पर बनेगी? सारी योजनाएं स्टेट से बनकर आएंगी। इसलिए इस पर आपको विचार करना चाहिए। मैं आखिर में 2 बातें और आपसे कहना चाहता हूं। मेरा ये मानस रहा, मंशा रही और हमेशा विचार रहा है कि आप फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में बांस को आपने उसमें शामिल किया, जिसका उदाहरण जयराम रमेश ने किया। बैम्बू को आज भी अधिकांश राज्य के फॉरेस्ट विभाग के जो लोग हैं वो आज भी उसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं मांग रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा लाइवलीहुड का, एक रोजगार का, आदिवासियों का और जंगल में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा एक साधन मिलता है। इसलिए आपको माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार करना पड़ेगा। और आखिरी में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस देश में 1927 के फॉरेस्ट एक्ट में उनके साथ अन्याय हुआ, जो सारे फॉरेस्ट के अधिकार उनसे ले लिए गए। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में वापस कुछ अधिकार देने का प्रयास जरूर हुआ है, लेकिन जब तक जंगल का पूर्ण अधिकार जंगल में रहने वालों को नहीं दिया जाएगा, और जब तक जंगल में रहने वाले लोगों को एक इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का, आप जंगलों की रखवाली नहीं कर सकते। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर आप पुनर्विचार करें और मेजर टिम्बर को भी आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस में शामिल करके उसका जो भी उसकी आमदनी होती है उसमें जंगल में रहने वाले लोगों के लिए और आदिवासियों के लिए उसमें हिस्सा आप लाने का प्रयास करें, तभी जाकर हम इनका विकास कर पाएंगे। मैं फिर इस बात से मैं कहना चाहता हूं कि मैं उद्देश्य का समर्थन करता हूं, लेकिन प्रक्रिया का घोर विरोध करता हूं। आपने इस पूरी प्रक्रिया में न तो ग्राम सभा को शामिल किया, न आदिवासियों को शामिल किया, लेकिन आदिवासी और फॉरेस्ट ड्वेलर्स के वहां से जबरदस्ती हटाने का एक और आपने रास्ता खोल दिया है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। लाल सिंह भदौरिया। माननीय उपाध्यक्ष जी,
मैं आपके द्वारा जो मेरे कैंपा के बारे में विचार है वो मैं व्यक्त कर रहा हूं। इस धन राशि का उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा प्रतिपूरक वन रोपण करने के हेतु एवं वनों के संरक्षण तथा विकास से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाएगा, ताकि वन भूमि में बदलाव का असर कम किया जा सके। दरअसल जब भी कोई परियोजना बनती है और इसमें पेड़ काटे जाते हैं, लेकिन उसके बदले में अतिरिक्त पेड़ लगाने के पड़ते हैं और सरकार को एक निश्चित राशि चुकानी पड़ती है। इस राशि का इस्तेमाल वनीकरण के लिए किया जाता है। इस मद से 2002 से आज तक 42,000 करोड़ जमा हो चुके हैं। हर साल इसमें 3,000 करोड़ की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन स्पष्ट दिशा निर्देशों के अभाव में इस राशि का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। सरकार ने इस राशि का इस्तेमाल हो सके इसलिए कानून बनाने का जो फैसला किया था, इससे मद्देनजर लोकसभा में कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड बिल इंट्रोड्यूस 8 मई को हुआ 2015 को। लोकसभा स्टैंडिंग कमेटी को 21 मई 2015 को रिफर किया गया और फरवरी 26 2016 को स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट भी कर दिया। 3 मई 2016 को ये बिल लोकसभा ने पास भी कर दिया। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरी एक विनती है कि वृक्षारोपण पौधे लगाए जाते हैं, उसके बाद वो पेड़ बन जाए तब तक उसकी देखभाल करनी चाहिए, ताकि हम और हमारी आने वाली अगली पीढ़ी हरा भरा घना जंगल देख सके। जंगल के बढ़ावा के साथ साथ वाइल्ड एनिमल्स का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। वो भी देखना पड़ेगा कि जो लोग जंगल में रहते हैं, खास तौर पर आदिवासी भाई और वनवासी भाई, वो भी जंगल को बना रखने के लिए वन्य प्राणी जीवन भी बना रहे और खुद आदिवासी वनवासी भाइयों को भी जंगल से जीवन व्यतीत करने की व्यवस्था हो सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मात्र अधिकारियों द्वारा नहीं, लेकिन आदिवासियों भाइयों को भी साथ रखकर जंगल डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। इनका सहकार इसमें लेना चाहिए और जो राज्य, जो डिस्ट्रिक्ट, जो विलेज जो पौधे लगाते हैं, इसमें से महत्तम पौधे पेड़ बने, ऐसी अगर कार्यवाही करते हैं तो इनको अवार्ड भी देने की व्यवस्था करनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इस सम्मानीय गृह के सभी सदस्यों को मेरी विनती है कि वनीकरण को डेवलपमेंट के लिए ये 42,000 करोड़ से अधिक धनराशि देश के सभी राज्यों को अपने राज्य में वन विस्तार के अनुसार मिलने वाली है और बहुत अच्छा वन रोपण केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में हो, इसके लिए हम सब मिलके ये काम में सहयोग करें, क्योंकि हर राज्य को मिलने वाला पैसा रुका हुआ है और हम सब राज्य को मिल सके, इसके लिए ये बिल को बिना विरोध पास करना चाहिए, ऐसी मेरी विनती है। आभार। Thank you very much. Now Sri Ilangovan, TK Ilangovan. 3 minutes. Moonna nimisham. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. I speak on this subject with a sad heart, because
we think that forests are mere woods and bamboos, but forests are a rich system of biodiversity. Yeah. The National correct. Forest Act 1988, National Forest Policy 1988, the basic objectives of the policy is maintenance of environmental stability through preservation and, where necessary, restoration of ecological balance. Secondly, converting the natural heritage of the country by preserving the remaining natural forests with the vast variety of flora and fauna which represent the remarkable biological diversity and genetic resources of the country. We have forgotten these two major issues which was found in the National Forest Policy. Sir, diversion of forest lands for non-forest purposes, the policy says forest land or land with tree cover should not be treated as a resource readily available to be utilized for various projects and programs, but as a national asset which requires to be properly safeguarded for providing sustained benefits to the entire community. This is the National Forest Policy of this country, 1988, after which no new policy was formulated, but we have forgotten about this. The policy envisages about 1/3 portion of the land as forest cover. We think forests are mere woods and bamboos. No, sir. There are hundreds of living things, biodiversity, living things in the forest, animals, birds, insects, flora and fauna. But in the concrete jungle where we live, the only living thing is a human being, which has some more animals and birds which are tamed and domesticated to subserve the human being. We can build high-rise buildings, but we cannot create forests. Forest is something which should have more than the trees, more than the bushes. We are concerned about the endangered species, but we realize we do that. We put the species into danger. So my one humble request here is that we should not utilize forest area for other industrial or other purposes, one thing. Secondly, my request to the government is that this compensatory afforestation fund, compensatory afforestation itself means that relocation of forests. Even people does not want to get relocated. Why? How can these voiceless animals and birds fight with the government to ensure that they are not relocated? They cannot. That is why we are taking away forests. We are usurping their land. So my request to the government and through the government to the various state governments is that this compensatory afforestation fund, the name itself should be renamed, title itself should be renamed as Targeted Afforestation Fund, and we should try to reach the 33.13% of land area to be under forest cover, which was envisaged by the National Forest Policy. Thank you, sir. Good point. Thank you. Sri Shantaram Nayak. Sri Madhusudan Mistry. Mistry ji, 3 minutes for you. Your party has no time, but yet I am giving 3 minutes. सर मेरे नसीब में 3 ही मिनट लिखी है हमेशा. And the person responsibly sitting there. You. Person responsibly I mean, sitting always in your whether front. it's a child labor or anything, it is only 3 or 4 minutes which comes to me, nothing more. And whatever I am talking, I hope you allow me to speak to, that. मैं मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ, ये कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन है, कौन सी जमीन पे आप करोगे? क्योंकि जब झाड़ तो लगाने जहाँ पर नहीं है कट गए, जहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर हुए थे एक जमाने पे, वहाँ पर पूरे जो वर्किंग प्लान की वजह से सब जमीन जो है तो पूरे झाड़ कट गए और बाद में रीजनरेशन करना था वो नहीं हुआ और सिर्फ जमीन ही है. उस जमीन के ऊपर जो किसान लोग खेती करते हैं, वो रिजर्व फॉरेस्ट की जो जमीन है वो सीधी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है, वो किसी ग्राम पंचायत के पास में नहीं है.
और नई कोई ग्राम पंचायत उसमें इंटरवीन कर सकती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आप ये जो पैसा जा रहा है उससे सीधे रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर, और जहां जहां सेंचुरी बाद में डिक्लेयर हुई है, क्योंकि 1927 के जो फॉरेस्ट एक्ट है उसके अंदर फॉरेस्ट डिक्लेयर करने की जो प्रोसेस पूरी अपनाई गई थी, उस प्रोसेस बहुत सी ज़्यादातर जगह पर हुई नहीं, और वो फॉरेस्ट डिक्लेयर हो गए। लोग अंदर रहते हैं, गांव है उसके अंदर, और फॉरेस्ट विलेजेस है जो आज तक अभी भी उसको रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर नहीं किया आप लोगों ने, और रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर हुए तो कागज के ऊपर हुए, उसको वहां पर पंचायत भी नहीं है और नहीं उसको है तो कोई लाभ मिलता है। ऐसे भी इस देश के अंदर बहुत सारे फॉरेस्ट विलेजेस है, उसके अंदर क्या स्थिति होगी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और मेरी ये भी विनती है आपको, अच्छी तरह से आप देख लिए, गुजरात के अंदर वर्ल्ड बैंक का सोशल फॉरेस्ट्री का प्रोजेक्ट था, राजस्थान में सोशल फॉरेस्ट्री का प्रोजेक्ट था। वर्ल्ड बैंक का फॉरेस्ट प्रोजेक्ट जो बंद हुआ तो जापान डेवलपमेंट एजेंसी ने जो है तो उसके अंदर किया, उसके अंदर पूरा एक्सटेंशन डिपार्टमेंट खड़ा हुआ। दो ही डिपार्टमेंट है, टेरिटोरियल और एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के अंदर विलेज वुड लॉट और स्ट्रीट है तो स्ट्रीट प्लांटेशन आता है, जिसमें कैनाल प्लांटेशन, रेलवे प्लांटेशन, रोड साइड प्लांटेशन, ये जो है उसको उसमें आता है। उसके आने से पहले विलेज वुड लॉट जो रेवेन्यू के अंदर आते हैं वो सरकार के पंचायत के पास से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है तो उसका रिजोल्यूशन ले लेता है 15 साल 20 साल 25 साल के लिए, फिर वो जमीन वापस नहीं जाती उसके पास। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटियां बनी, गुजरात में बनी, दूसरी जगह के ऊपर बनी, 30 साल का एग्रीमेंट हुआ, झाड़ बड़े हो गए, लोगों ने अपनी सब कुछ चीज लगाई, लेकिन वहां पर उनको अभी तक शेयर नहीं मिला। और नया नोटिफिकेशन लगाया है तो उसके अंदर दिया गया है कि इसके अंदर आपको है तो उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई, सीसीएफ बने, डीसीएफ बने, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बने, उसके अंदर अलग अलग सर्कल्स है तो उसके अंदर लगा है वो बने, लेकिन उसमें काम करने वाले मजदूर को तो कुछ नहीं मिला। आज भी है घरों के बीच में से एक्सटेंशन करने वाले पूरे है तो ट्रेंच खोलते हैं, आज भी है तो पत्थर की दीवार उसके अंदर से बनाते हैं, आज भी खेत के अंदर जो लोग जिसको आपने पट्टे दिए, मेरे सवाल के जवाब के अंदर परसों के दिन है तो सरकार ने यह बताया था कि इसमें टाइटल दिए गए 17,46,000 करके है तो दिए कुल टोटल, उसमें लिखा है टाइटल। लेकिन मैं मिनिस्टर साहब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ये टाइटल नहीं है, ये लैंड राइट कल्टीवेशन का है तो लैंड राइट दिया गया है, जो अधिकार पत्र को आज भी नहीं मानते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरा उसके अंदर जाके प्लांटेशन करते हैं, बबूल के बीज डाल देते हैं, है तो मवेशी छोड़ देते हैं उसके अंदर, लोगों को उठा के मारते हैं इसके अंदर। आपके हाथ में फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी नहीं है, आपके हाथ में इंटरप्रिटेशन भी नहीं है। 2006 का कानून लाने के अंदर मेरा बहुत बड़ा हाथ था, 2003 से लेकर 2006 के अंदर। उस कानून के अंदर जो जो चीज हमने रखी थी उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा आज, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इंटरप्रिटेशन हर एक का अलग है इसके अंदर। मेरा बेटा अगर मैं अगर जो पेंशन लेता हूं और मेरा बेटा अगर जो खेत जोतता है तो मेरे बेटे को जमीन नहीं दी जाती, क्योंकि वो बोलता है बोनाफाइड लाइवलीहुड नहीं है। ये सब इश्यूज इसके साथ के अंदर जुड़े हुए जो आपके साथ में, मेरा बहुत रिसेंटमेंट और एप्रीहेंशन है इसके बारे के अंदर, और इस वजह से मैं कह रहा हूं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेवेन्यू जमीन के ऊपर जो ये एफोरेस्टेशन करने वाला हो तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां पर जंगल के अंदर लोगों का अधिकार है जो अभी तक सेटल नहीं हुए। 2006 का कानून है तो यादव जी से बता दूं मैं, फर्स्ट कमीशन 1961-62 के अंदर हुआ था। सर लेट मी फिनिश इट, आई एम नॉट टॉकिंग नॉनसेंस सर, I'm not talking anything, which has been irrelevant. Unfortunately, I am the last speaker of my party and I don't have a time. Otherwise, your party has no time left. 3 minutes I have given, that is extra from my side. Sit down, that's it. No, see, Harshavardhan Singh, you are only 3 minutes. See, that party has much more time, but I am giving only 3 minutes. Only maiden? No, not maiden in this. Then you sit down, speak in another one. Then you don't speak. Okay, I just want to say something. No, I will tell you, I advise him also. If you want to be noted as maiden speech, not here. Then you speak in the next. He is restricting himself for 3 minutes. Here only 3 minutes. He is restricting himself for 3 because minutes only. Time only. Let him speak. 3 minutes. 3 minutes I can allow. Yeah, he is speaking for 3 minutes only. No.
Sit down, 3 minutes. You have been given 3 minutes, that's over. See, your party doesn't have even a single minute more, you have taken extra time. So, yet I gave you 3 minutes. There are more time. Yet I am giving only 3 minutes. Sit down. I have to be fair. He is made a speech, yet I am giving only 3 minutes. 3 minutes, 3 minutes. I am not unfair, but I have to be aware of the constraints of the time. Yeah, please. I am helpless. Deputy Chairman, sir. There is time constraints. I have done more justice to you. Even though there is no Deputy time, I gave you Chairman, 3 sir. minutes. Now please, Shuru Karo, only 3 minutes. Yes, sir. The Deputy Chairman, sir. Yeah. The Campa bill is an important piece of legislation that is hanging fire for more than a decade. The present government is keen to pass this very significant legislation. Sir, in India, we need to increase the carbon sink and reduce the carbon footprint. So India needs to improve its carbon credit. So passing legislation is one, and we have many laws. But the crux of the matter is that we need proper monitoring. And so, sir, the afforestation drive should not just be left to just digging pits and planting saplings. So my main point is that unless you protect the area, it would not have any benefit on planting saplings and all. So the only way to revive degraded forests is to give it proper protection. And that is the only way that the forest can be revived. I would agree with Shri Jairam Rameshi when he said that it is better to concentrate on degraded forests than to take up a new area and plant a whole lot of saplings. So I can't reiterate this point more than by saying that we need to protect the forest areas, and especially by building fences and walls. So our drive, so we live in a tropical country with a tropical climate, and where we have plenty of sunshine and warmth. So we have a coppicing forest. So the rejuvenation is very fast. And so we are very lucky to be living in such a country. So the forestation drive will not be successful without taking the local communities into confidence. And they have to act like vigilantes. And those communities or villagers who help protecting in forests, they must be given a reward. It has to be quid pro quo. And sir, I would like to make a point that as the gas connections for cooking reach the remotest areas, it will reduce the demand for wood. So also, we need to change the construction techniques of the village huts made of country tiles. We need to give them an alternate piece of material, sir. And so, sir, and we also need to give them solar cookers so that the demand for wood is less. All right, thank you very much. Now, Sri Anil Desai. Only 3 minutes, Anil Desai. Yeah, thank you. Yeah. Yeah, Deputy Chairman, sir, I rise to support this Compensatory Afforestation Bill 2016. The bill is creating a permanent national compensatory afforestation fund as against ad hoc fund. And the fund which started, as Jairam Ramesh had enlightened the House, that it was 1,000 crore in 2009 or so, which has risen to 42,000 crores. And all the states in the country, they stand to gain out of this, because afforestation is a major problem which is being faced by all states uniformly. If you happen to see what has happened in Maharashtra or elsewhere in Madhya Pradesh, or the things which were given in the speeches, where every speaker has mentioned that Forest Rights Act 2006, whether that is been considered in this legislation, and I think the doubts which were raised by Honorable Jairam Ramesh, that if we do not give any rights, or if we do not give right, or if we do not go by what Gram Sabha has to say, or the rights of the tribals, rights of the Adivasis who've been staying there for ages together in the forest, their rights need to be protected. And when his apprehension was today explained, and I think most of the doubts were put to rest,
that everything will be monitored by way the legislation which is taking place, where National Forestation National Compensatory Fund will be there and State Campa will be there. In both the things where the working has been drawn out in the bill, there is enough of room that whatever officials will be taking or whatever monitoring agency will be doing the job as a government, they will take appropriate care as far as the rights of the tribals are concerned. In the state of Maharashtra, I do remember, sir, in 1995 when Shiv Sena and BJP ruled the state then, our Honorable President Uddhavji Thackeray, who is an avid lover of wildlife, he had taken initiative and started Project Tiger. Similarly, I mean, initiatives in the current government in Maharashtra, in the same spirit, things will be taken ahead. I think the Honorable Jairam Ramesh, who had cited one project which was there, I mean, and he had expressed his apprehension, I'm sure that Honorable Minister would put to rest all the doubts raised by him, and it will be in the interest of the people. It will be in the interest of the ecosystem. We have to see the biodiversity, and these things are protected. They are enhanced, and rich forest and rich economy, the rich development at the same time is taking place at a rapid course. I congratulate the Honorable Minister for bringing out this piece of legislation, which will work in the growth of the economy. Thank you. Sri A.V. Swami.